हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं अमित कुमार तिवारी फिर से आपके सामने एक बार, ठीक। तो ये कल जैसा कि हम लोग डायमेंशन स्टार्ट किए थे और डायमेंशन के बारे में कुछ आपको बताए थे, डायमेंशनल फार्मूला कुछ बताए थे, मे बी वर्क बताए थे, ठीक है ना। मे बी वर्क तक बताए थे और बोले ये कि आप थोड़ा सा बुक से भी लिखकर और उसको याद कर लीजिए। उसके आगे हम आज बताने जा रहे हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला पर डे आप ये कोशिश कीजिए कि 5-5 याद करें, ठीक है ना। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए आप, जिससे सभी बच्चे घर पर बैठकर पढ़ सकें, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि हर वीडियो आपके यहाँ पहुँचे, ठीक है ना। तो चलिए आज उसी तरह में कुछ आगे हम लोग बढ़ते हैं। कल हम बताए थे डायमेंशनल के बारे में, डायमेंशनल फार्मूला के बारे में बताए थे, कुछ डायमेंशनल फार्मूला के बारे में बताए थे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, जैसा कि आप स्टडी किए होंगे वेरिएबल के एंड कांस्टेंट। इसको आप बहुत पहले से जानते हैं। वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल में वो वैल्यू जिसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा चेंज होती रहती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। और जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। ये तो क्लियर होगा। बट ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। फर्स्ट होता है 4 टाइप्स ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। डायमेंशनल वेरिएबल, ध्यान दीजिएगा, डायमेंशनल वेरिएबल। सेकंड होता है डायमेंशनलेस वेरिएबल। थर्ड डायमेंशनल कांस्टेंट, और जो फोर्थ होता है डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ध्यान दीजिएगा, डायमेंशन की बेस पे ये वेरिएबल और कांस्टेंट 4 टाइप्स के। फर्स्ट होता है डायमेंशनल वेरिएबल, सेकंड होता है डायमेंशनलेस वेरिएबल, थर्ड डायमेंशनल कांस्टेंट और फोर्थ होता है डायमेंशनलेस कांस्टेंट। इसको जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। देखिए क्या होता है, सबके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। डायमेंशनल वेरिएबल देखिए क्या होता है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो वेरिएबल हो और उसके पास डायमेंशन होता है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो क्या वेरिएबल, अभी कुछ देर पहले बताया, वेरिएबल का मतलब ये होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा चेंज होती रहती है। अभी 2 है, कभी 4 हो जाए, कभी 5 हो जाए, कभी 6 हो जाए, उसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं। और जिसकी वैल्यू फिक्स होती है कि वो फिक्स हो गया है ना। जैसे मान लीजिए 2 है तो 2 तो हमेशा 2 ही रहेगा ना, वो तो कभी चेंज नहीं होगा ना। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर। तो वो तो फिक्स है, वो कभी चेंज नहीं होगा, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। तो जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उसे कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। क्लियर है। तो डायमेंशनल वेरिएबल क्या होता है, पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे। डायमेंशनल वेरिएबल देखिए, ध्यान दीजिएगा, ऐसी क्वांटिटी जो वेरिएबल हो और जिसके पास क्या होता है, डायमेंशन होते हैं। ऐसी क्वांटिटी जो वेरिएबल हो और उसके पास क्या होते हैं, डायमेंशन होते हैं, उस क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, डायमेंशनल वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं, डायमेंशनल वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं, डायमेंशनल वेरिएबल कहते हैं। एग्जांपल में लेते हैं, स्पीड। अभी किसी गाड़ी की स्पीड 40 km/h है, कभी कुछ देर बाद 50 km/h हो जाएगा, कभी 10 km/h हो जाएगा, कभी 0 हो जाएगा ना जी। तो ये तो हमेशा चेंज होता रहता है, ये वेरिएबल है। और स्पीड का क्या होता है, डायमेंशन भी होता है। स्पीड का क्या होता है, डायमेंशन भी होता है। क्लियर। जैसे और लेते हैं डेंसिटी, वॉल्यूम, एरिया, फोर्स, ये सब क्या है, डायमेंशनल वेरिएबल है। ये सब क्या है, डायमेंशनल वेरिएबल है। मींस जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है और जिसके पास डायमेंशन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डायमेंशनल वेरिएबल होता है। मे भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। यदि डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए या मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए, ठीक है ना। सेकंड आता है डायमेंशनलेस वेरिएबल। ऐसी क्वांटिटी जो वेरिएबल हो लेकिन उसके पास डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशनलेस होता है। जब आप डायमेंशनल फॉर्मूला पूरा लिखेंगे, पूरा देखेंगे तो उसमें कुछ ऐसी क्वांटिटी आएगी जो वेरिएबल तो होता है बट उसके पास डायमेंशन नहीं होता है। जैसे लेते हैं एंगल, क्या लेते हैं जी, एंगल पढ़े हैं ना,
कभी 30 डिग्री होगा, कभी 45 डिग्री होगा, कभी 90 डिग्री होगा, कभी 60 डिग्री होगा। ये तो वेरिएबल है ना, जो चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है, लेकिन उसके पास डायमेंशन नहीं होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क का मतलब लेंथ हो गया, और लेंथ का डायमेंशन फॉर्म एल होता है, रेडियस का भी एल होता है, तो ये क्या हो जाएगा? L/0। मिस इसके पास तो कोई डायमेंशन नहीं है, एम भी नहीं है, एल भी नहीं है, टी भी नहीं है, सबका डायमेंशन क्या है? 0 है। इसी क्या है? डायमेंशन लेस है, लेकिन ये वेरिएबल क्वांटिटी है। ऐसे मैंने वेरिएबल है, चेंज होता रहता है। एक और आएगा जिसे हम लोग क्लास 11 में ही पढ़ेंगे, सेकंड बुक में पढ़ेंगे, स्ट्रेन। स्ट्रेन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। स्ट्रेन भी क्या है? डायमेंशन लेस है। स्ट्रेन इक्वल टू होता है चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन। तो चेंज इन डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब हो गया लेंथ, ब्रेथ, हाइट, किसी में भी चेंज हो सकता है, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए लेंथ में ले रहे हैं, तो लेंथ अपॉन एल में क्या हो जाएगा? ये भी L/0, तो ये भी क्या हो? डायमेंशन लेस होता है। क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। क्लियर है? ठीक है ना, ये तो क्लियर होगा आपका। तो ये एंगल हो गया, स्ट्रेन हो गया, और सारे हैं, ठीक है ना, जिसको आगे आप लोग लिखेंगे तो उसमें देख लेंगे डायमेंशन लेस होगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, ठीक है ना, ये सब क्या है? डायमेंशन लेस है। अब आते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट के बारे में। किस पे आते हैं? डायमेंशनल कांस्टेंट। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कांस्टेंट होती है, लेकिन उसके पास क्या होता है? डायमेंशन होता है। जो कांस्टेंट है लेकिन उसके पास क्या होता है? डायमेंशन। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आप लोग पढ़े ना जी क्लास 9th में, और क्लास 11th में तो पढ़ना ही ग्रेविटेशनल, हमको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाएंगे आपको। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट F इक्वल टू पढ़े आप, G(m1 m2/r²। तो G इक्वल टू क्या होता है? F(m1 m2/r²। G की वैल्यू कितना होता है? 6.67 × 10⁻11 न्यूटन kg/m², ठीक है ना। सॉरी ये मिस्टेक हो गया। G इक्वल टू हो जाएगा, एक मिनट सॉरी, Fr² m1 m2, तो ये न्यूटन m²/kg²। ये तो वैल्यू फिक्स है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, लेकिन इसका डायमेंशन भी होता है, इसका डायमेंशन भी होता है। तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर है? प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है ना। ये जितने सारे कांस्टेंट आते हैं सब क्या है? डायमेंशनल कांस्टेंट है। क्लियर है? अब इसके बाद आते हैं हम लोग डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ऐसी क्वांटिटी यानी हम लोग कर सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं वे कांस्टेंट वैल्यू जिसके डायमेंशन नहीं होते हैं, वे कांस्टेंट वैल्यू जिसके डायमेंशन नहीं होते हैं, जैसे पाई हो गया, स्मॉल ई हो गया, या जितने सारे नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 जितने सारे नंबर है, ये सब क्या कांस्टेंट तो है बट इसके डायमेंशन नहीं होते हैं, है ना। पाई हो गया, ई हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सब क्या है? डायमेंशनल कांस्टेंट है। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। डायमेंशनल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पर न्यूमेरिकल हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है ना। इसी पर न्यूमेरिकल हम लोग क्या करना है? सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो चलिए एप्लीकेशन के बारे में स्टडी करते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन ये है टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। फर्स्ट ये है टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी from one system of unit to another। देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 एप्लीकेशन है, तीनों को बारी बारी से पढ़ेंगे, तीनों पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट ये टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी, किसी फिजिकल क्वांटिटी
फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर, किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना। जैसे देखिए बात ध्यान दीजिएगा, कोई फिजिकल क्वांटिटी जैसे मान लीजिए फोर्स हो गया, फोर्स 1 न्यूटन हो गया, 1 न्यूटन, तो ये तो फिजिकल क्वांटिटी हो गया ना जी। मान लेते फिजिकल क्वांटिटी क्यू है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, मान लेते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, एन से डिनोट कर दिए या N1 से, ये यूनिट है किसी SI यूनिट है तो ये U1 हो गया। अब यदि SI से CGS में कह दिया कि SI से CGS में कन्वर्ट कीजिए, तो CGS में न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ और होगा, तो उस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं N2, मान लीजिए कुछ और हो जाएगा सपोज दैट, और यूनिट भी कुछ और हो जाएगा, जैसे मीटर होता है SI में और CGS में सेंटीमीटर होता है। जैसे लेते हैं ना 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर लेते हैं आप लोग, तो ये N1 हो गया और ये क्या हो गया U1 हो गया, और ये आपका क्या हो गया N2 हो गया, और ये क्या हो गया आपका U2 हो गया। तो इसका मतलब N1 U1 और ये क्या हो जाएगा N2 U2। तो वैसे ही कंसिडर करते हैं। अब एक पार्टिकुलर हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के लिए तो पढ़ेंगे नहीं, तो यहाँ कंसिडर हम लोग करेंगे कि लेट अस कंसिडर ए फिजिकल क्वांटिटी Q, फिजिकल क्वांटिटी Q हैविंग न्यूमेरिकल वैल्यू N1 एंड यूनिट U1। उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है N1 है, और यूनिट कितना है U1 है इन फर्स्ट सिस्टम में, और सेकेंड सिस्टम में क्या है N2 और यूनिट कितना है U2 है। तो यहाँ से Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान देना है आपको, ध्यान देते चलिएगा। तो Q हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, Q इज ए फिजिकल क्वांटिटी, तो Q इक्वल टू हो जाएगा आपका N1 U1 इक्वल टू N2 U2। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर है। जैसे मान लीजिए कि लेंथ है, सपोज दैट मान लीजिए लेंथ हो गया, थोड़ा सा मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा, लेंथ हमने ले लिया, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी मान लेते हैं Q 1 मीटर है, तो ये SI में हो गया, तो SI में न्यूमेरिकल वैल्यू N1 हो गया और ये क्या हो गया U1 हो गया। CGS में लिखना चाहे तो 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं ना 1 मीटर को, तो ये N2 दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया U2 हो गया। तो इसकी लेंथ इक्वल टू 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर, दोनों में से कोई लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो वही चीज़ यहाँ पे हम ठीक। अब जैसे ये फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ ना कुछ तो होता होगा ना। मान लीजिए L है, जैसे फोर्स है तो MLT/2 है, तो वैसे ही जो फिजिकल क्वांटिटी Q माने इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ ना कुछ तो होता होगा। तो मान लेते हैं कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, MLT नहीं M⁴A L⁴B NT⁴T है, C है, ठीक है। और फर्स्ट यूनिट में इसका जो डायमेंशनल है, मास है M1 में, लेंथ है L1 में, और टाइम किसमें है T1 में। और सेकंड में क्या है, मास है M2 में, लेंथ है L2 में, और टाइम किसमें है T2 में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि लेट M1 L1 एंड T1, लेट M1 L1 and T1, let M1 L1 and T1 be the size of fundamental units, be the size of इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना, साइज ऑफ फंडामेंटल यूनिट, साइज ऑफ फंडामेंटल यूनिट of mass length and time, of mass length and time, means fundamental unit mass M1, length L1 and time T1 in one system, ध्यान देते चलिएगा। हमने कंसिडर किया कि फर्स्ट सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट का जो साइज है, मास है M1, लेंथ है L1 और टाइम है T1, एंड सेकेंड यूनिट में M2 L2 T2 लेते हैं, एंड M2 L2 T2 एंड M2 L2 T2 M2 L2 T2 be corresponding unit, be corresponding unit of another system, of other system, दूसरे सिस्टम में मास M2 है, लेंथ L2 है, टाइम कितना है T2 है, क्लियर है। अब चलिए, अब हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी Q है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, कुछ ना कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ना। लेट
डायमेंशनल फार्मूला ऑफ क्यू बी m टू पावर a l टू पावर b एंड t टू पावर c। क्लियर है? m टू पावर a l टू पावर b एंड t टू पावर c। एक बार पुनः इसको देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। एक बार पुनः इसको आप लोग देख लीजिए। ये कह रहा है कि जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी हमने क्यू ले लिया, क्यू इक्वल टू n1 u1 एंड n2 n1 क्या है फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू, n2 क्या है सेकंड सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू, u1 क्या है फर्स्ट सिस्टम का यूनिट है और u2 क्या है सेकंड सिस्टम का यूनिट है, ठीक है ना। फर्स्ट सिस्टम में मास हो गया m1, लेंथ हो गया l1, टाइम हो गया t1। सेकंड सिस्टम में मास हो गया m2, लेंथ हो गया l2, टाइम हो गया t2। और उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है m टू पावर a l टू पावर b एंड t टू पावर c। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं सो q, यहाँ से सिंस n1 u1 इक्वल टू n2 u2, तो n1 u1 फर्स्ट में मास कितना है जी m1 है और उसका डायमेंशन कितना है a है, तो m1 टू पावर a l1 टू पावर b t1 टू पावर c इक्वल टू n2 u2 सेकंड का है, सेकंड में मास कितना है m2 और डायमेंशन कितना है a l2 पावर b एंड t2 पावर c। यदि हमको n2 फाइंड करना होगा, n2 यदि फाइंड करना है तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, n2 इक्वल टू n1 m1 टू पावर a l1 टू पावर b t1 टू पावर c अपॉन m2 पावर a l2 पावर b t2 पावर c। दैट इज इम्प्लाई n2 इक्वल टू हो जाएगा n1, इसको लिख सकते हैं m1 अपॉन m2 टू पावर a l1 अपॉन l2 पावर b एंड t1 अपॉन t2 पावर c। ये हो गया हम लोग का रिक्वायर्ड फार्मूला, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है ना। तो इस पे हम लोग को न्यूमेरिकल भी आएगा। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन 2-3 करेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा एकदम, ठीक है ना। तो ये हमारा टॉपिक है। चलिए आज नहीं, आज के लिए इतना ही रहने देते, कल इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। कल इस पे डिपेंडेंट पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब दूसरा एप्लीकेशन बताएंगे। तो आप वीडियो के करिए 1-2 बार जरूर देखिए, 1-2 बार जरूर देखिए और इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन कल करेंगे। पहले इतना आप लोग क्लियर कर लीजिए, उसके बाद कल इस पे डिपेंडेंट हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहना देते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। धन्यवाद।